मेरे भाई हम लोग साइंस के अपने क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें हम लोग पीवाईक्यू अपने डिस्कस कर रहे हैं जो अभी आप लोग के 2024-25 रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आपका जेई एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, किसी भी एग्जाम में आप लोग के क्वेश्चन पूछे गए हों। आज हम लोग जो है वो अपनी दूसरी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने अपना फिजिकल क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स को देखा था। आज हम लोग जो देखने वाले हैं मेरे भाई, वो हम लोग देखेंगे वर्क और एनर्जी को। वर्क और एनर्जी यानी कि कार्य और ऊर्जा को हम लोग देखने वाले हैं, और कार्य और ऊर्जा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आप लोग के बनते हैं। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, जहाँ से कार्य के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक भी सिंगल डाउट आप लोग का नहीं रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो आज का हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण बताओ। देखो मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन ला सकता था, बट कोई मतलब है नहीं। भाई मैं एक्चुअल क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये आप लोग का एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं एक्चुअल क्वेश्चन लेके आया हूँ, सिंपल सिंपल लाने का कोई मतलब है नहीं। जो एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन आएगा वही आप लोग को देखने को मिलेगा, चाहे वो भले ही आसान हो या हार्ड हो। आसान-आसान क्वेश्चन कराने का कोई मतलब है नहीं। अपन हार्ड क्वेश्चन करेंगे तो आसान तो खुद से भी कर लेंगे, ठीक है? तो देखो इस क्वेश्चन में बोला कि हमको एक 20 न्यूटन का हमने एक बल लगाया है। 20 न्यूटन का बल लगाने के बाद हमारा 20 मीटर का उसमें विस्थापन हुआ है उस वस्तु में। और जिसकी वजह से हमें कितना कार्य करना पड़ा है, तो 20 जूल का कार्य हमको करना पड़ा है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण, देखो इस चैप्टर से आप लोग के न्यूमेरिकल आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको कौन सी वैल्यू है ये पहचानना आना चाहिए इस चीज़ से कि उसके बाद यूनिट क्या लिखी हुई है। देखो अगर यूनिट से पहचान पा रहे हो तो ठीक है, वरना विस्थापन भी वो लिख करके देगा। तो मैं तो ये बोलूँगा कि यूनिट से पहचान लो, ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे यहाँ पे उसने जूल बोला है, जूल का मतलब या तो कार्य की बात कर रहा होगा वो, या फिर एनर्जी की बात कर रहा होगा। वैसे यहाँ पे उसने कितना दिया हुआ, न्यूटन। न्यूटन दिया हुआ है तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, तो बल की बात कर रहा होगा, या फिर वो वजन की बात कर रहा होगा, यानी कि वेट की बात कर रहा होगा आपसे। इन दो में से किसी एक चीज़ की बात जो है वो आप लोगों से कर रहा होगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो आप लोग। इसको हम लोग 3 केस में अपना समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो समझ सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक बॉडी ली है, ठीक है, कोई भी एक बॉडी है जिसका मास आप लोग का जो है वो m है, यानी कि इसका द्रव्यमान जो है वो हमने n लिया हुआ है, क्योंकि हर एक बॉडी का, हर एक मैटर का जो है वो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो अगर मैंने द्रव्यमान m लिया है, तो अगर मैं इस पे एक फ़ोर्स लगा रहा हूँ F, तो अगर मेरे भाई F फ़ोर्स लगाऊँगा तो इसकी वज़ह से बॉडी कुछ ना कुछ आगे मूव करेगी। तो मान लो ये बॉडी जो है वो कितना आगे गई, d। तो हमने कितना कार्य करा, हमने कितना कार्य करा इस बॉडी को। तो अगर हमने उस बॉडी पे बल लगाया F, और बल F लगाने के बाद वो कितनी आगे गई है, तो वो d डिस्टेंस या d डिस्प्लेसमेंट वो आगे गई है। तो F इंटू डी दोनों की मल्टीप्लाई करके मुझे पता लग जाएगा कि मैंने उस वस्तु को इस पोजीशन A से B पोजीशन तक लेके जाने में कितना काम मैंने किया है। ये सिंपल बात समझो। दूसरी आप समझो कि अगर मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने फ़ोर्स लगाया ऊपर की साइड को। अगर मैंने इस बॉडी पे फ़ोर्स लगाया ऊपर की साइड को, और ये बॉडी अगर मेरी इस डायरेक्शन में चल रही है, अब सर ये कैसे पॉसिबल है? अगर मान लो ये डिस्प्लेसमेंट मैंने जो है वो डी ले लिया, ये फ़ोर्स लगाया ऊपर को और बॉडी चल रही है इस डायरेक्शन में। या फिर इसका एक और अपोज़िट देखते हैं, अगर मैंने बॉडी है एक, और उस पे फ़ोर्स लगाया मैंने नीचे की साइड को, और बॉडी जा रही है मेरी ऊपर की साइड को। क्या ऐसा पॉसिबल है? सर पहले केस से तो मुझे समझ आया कि अगर आपने बल लगाया इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में बल लगा रहे हो ऑब्जेक्ट पे, तो वो उसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो ऐसा तो हमने पॉसिबल देखा है। ये चीज़ तो पॉसिबल है कि जिस डायरेक्शन में बल लगाएँगे उस डायरेक्शन में जो है वस्तु हमारी चलेगी। उस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो चलेगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि आप बल ऊपर को लगाओ और ऑब्जेक्ट आगे को चले, या फिर बल आप नीचे को लगाओ और ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर को चले? तो मेरे भाई सुनो, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? आपने देखा होगा कभी किसी को कुएँ से पानी खींचते हुए देखा है? जब आप कुएँ से पानी खींचते हो तो आपने देखा होगा फ़ोर्स लगाते हैं नीचे को। फ़ोर्स किधर को लगाते हैं? रस्सी से नीचे को खींच रहे होते हैं, और जो बाल्टी है वो ऊपर को चल रही होती है। मतलब फ़ोर्स लगा रहे होते हो आप उस रस्सी पे नीचे की साइड को, और जो बाल्टी है आपकी वो किधर जा रही होती है? वो ऊपर जा रही होती है। यानी कि फ़ोर्स और बाल्टी दोनों ही एक दूसरे के क्या है? अपोज़िट, यानी कि विपरीत दिशा में जो है वो चल रही होती हैं। ये कहाँ पे पॉसिबल है सर? ये भी पॉसिबल है मेरे भाई। ये पॉसिबल है जब आपने किसी कुली को रेलवे स्टेशन पे देखा हो, तो आपने देखा होगा कि वो पहले वज़न को उठाते हैं, उठाने के बाद अपने सर पे रखते हैं और फिर आगे मूवमेंट करते हैं। यानी कि जब उन्होंने फ़ोर्स लगाया तो फ़ोर्स लगाने के बाद बॉडी तो उन्होंने ऊपर उठाई और अपने सिर पे रख ली। सर पे रखने के बाद फिर वो आगे मूवमेंट करते हैं, ठीक है? या फिर अगर आप लोग गाँव में अगर बिलॉन्ग करते हो, तो आपने देखा होगा कि कोई भी जब गाँव में कोई गोबर लेके जाता है तो पहले उस गोबर को क्या है, सर पे रखता है उठा कर के, उसमें मरने के बाद, और फिर उसको आगे लेकर के चलता है।
तो ये चीज़ भी मेरे पास पॉसिबल है। अब मैं इस चीज़ से आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं समझाना चाह रहा हूँ मेरे भाई, जिस डायरेक्शन में बल लगा, उसी डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट चल रहा है। जिस डायरेक्शन में मेरा बल लगा, उससे 90 डिग्री पे भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है पॉसिबल है। जिस डायरेक्शन में बल लगा, उसके 180 डिग्री में भी हमारे पास जो है वो कार्य जो है वो पॉसिबल है। यानी कि सर जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है उस डायरेक्शन में तो हमारा कार्य होगा ही होगा, लेकिन उसके अपोज़िट डायरेक्शन में भी अगर हमारा कोई बल लग रहा है और ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वहाँ पर भी कार्य होता है। अब दिमाग में आएगा सर कार्य होता है लेकिन कितना होता है? किस केस में कितना काम हमको करना पड़ेगा? तो इसको समझने के लिए हम लोग इसका एक फ़ॉर्मूला निकालते हैं और उस फ़ॉर्मूले से मेरे भाई समझते हैं इसको, ठीक है? देखो, इसको समझने के लिए हमने एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लिया। आप सबने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर वो खिलौना लेके आएँ और उनका खिलौना अगर मान लो बैटरी वाला है या मोटर वाला, इलेक्ट्रॉनिक वाला है, वो ख़राब हो जाए, तो आपने देखा होगा वो उससे एक रस्सी बाँध लेते हैं और रस्सी बाँध के उसको खींचते हैं। तो आपने देखा होगा जब रस्सी बाँध के खींचते हैं, तो कुछ इस तरीके से खींच रहे होते हैं, लेकिन वो खिलौना हॉरिज़ॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा होता है। मतलब क्षैतिज दिशा में जो है वो आगे बढ़ रहा होता है। मतलब सर वो बल तो ऐसे लगा रहे हैं, जब बल ऐसे लगा रहे हैं, तो वो फिर ऐसे क्यों चल रहा है? इस तरीके से क्यों चल रहा है? तो इस चीज़ को आप लोग समझो। देखो, हमने क्या करा जब ये खिलौना था हमारे पास, इस खिलौने पे उसने इस डायरेक्शन में बल लगाया तो हमने देखा है क्षैतिज दिशा से एक किसी न किसी कोण पे है, कोई न कोई झुकाव है और वो एंगल हमने कितना मान लिया थीटा। ठीक है मेरे भाई? और ये हमारी डायरेक्शन किसकी है? डिस्प्लेसमेंट की। यानी कि इस डायरेक्शन में बल लगा और इस डायरेक्शन में खिलौना चला। आपने देखा होगा ना, उसको बाँध के खींचते हैं, खिलौने को खींचते हैं तो अब जब हम खींच रहे होते हैं तो वो तिरछा होता है, जो धागा या रस्सी जो भी होती है, और जब बॉडी चल रही होती है तो इस डायरेक्शन में चल रही होती है। यानी कि दोनों के बीच एंगल कितना है मेरे पास? थीटा है। तो भाई आपको घटक, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो घटक या आपको कंपोनेंट करने आने चाहिए। कंपोनेंट करने आने चाहिए भाई। कंपोनेंट कैसे करते हैं? तो देखो, अगर कोई भी मेरे पास जो है ये एक फ़ोर्स F है, ठीक है? और ये एंगल जो है थीटा है, तो याद रखना जिस भी एक्सिस से एंगल बनेगा थीटा, उधर कोस आएगा। तो यानी कि इधर आएगा F कोस थीटा, और उसके अपोज़िट जो जाएगा दूसरी एक्सिस जो होगी उधर जाएगा साइन थीटा। इसका मतलब सर यहाँ पे जो मेरे पास इस डायरेक्शन में जो फ़ोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? तो आप बोलेंगे सर F कोस थीटा लग रहा होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। फिर सर आपने हमें क्या बताया था? आपने बताया था कार्य जो होता है वो क्या होता है? तो कार्य होता है सर बल गुणा विस्थापन। अभी आपने हमें बताया था कार्य कितना होता है? बल गुणा विस्थापन, यानी कि फ़ोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फ़ोर्स कितना लगा मेरा? तो आप बोलेंगे सर F कोस थीटा। बॉडी कितना चली इस डायरेक्शन में? मान लो यहाँ से चल करके A से कहाँ पे पहुँच गई? B पे। कितना दूर चली वो? मान लो D डिस्टेंस, D डिस्प्लेसमेंट हमारा उसने करा D। तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा FD कोस थीटा। तो ये भी मेरे पास जो है वो एक वर्क डन का फ़ॉर्मूला आता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, तो सर मेरे पास वर्क डन का जो फ़ॉर्मूला निकल के आया, वो आया W इज़ इक्वल्स टू एफ डी कोस थीटा। ये फ़ॉर्मूला मेरे पास निकल के आया। तो अब इन अलग-अलग केस में हम इसी फ़ॉर्मूले से जो है वो अपना सोल्व कर सकते हैं। कैसे देखो? तो मैं इरेज़ कर रहा हूँ, ठीक है? पहले केस में देखो आप लोग, इस डायरेक्शन में मेरा बल लग रहा था और इसी डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट चल रहा था डी। यानी कि जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा विस्थापन हो रहा है। तो इसका मतलब इनके बीच एंगल जो है ना वो थीटा जो है वो कितना हो गया? 0। यानी कि ये वाला जो फ़ोर्स था अब वो यहाँ पे आ चुका है, घूम के यहाँ पे आ चुका है। इसी डायरेक्शन में हम लोग खींच रहे हैं और इसी डायरेक्शन में वो चल रहा है। ठीक है? तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 0। तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे हम लोग तो W इज़ इक्वल्स टू कितना आएगा? FD कोस 0। तो यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो W इज़ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास? FD। ठीक है? और यही फ़ॉर्मूला मैंने इस केस में आपको बताया। ठीक है मेरे भाई, बल गुणा विस्थापन जो होगा वो हमारे पास कार्य होगा। अच्छा, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको तो पता होगा कि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। जिनको नहीं पता भाई वो ध्यान रख लेना अपना। 2 वैल्यू तो याद ही रखना, कोस 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, कोस 90 की वैल्यू जो होती है वो आपकी 0 होती है, और कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो आपकी -1 होती है। तो ये वैल्यू जो है वो आप लोग को ध्यान होनी चाहिए, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको पता होनी चाहिए। अब इस डायरेक्शन में बताओ सर, जो आपने कुली वाला एग्ज़ाम्पल लिया था। भाई मेरे भाई जब वो कुली था, कुली का अगर आपको ध्यान हो, तो वो बल लगा के वज़न तो उठाता ऊपर को लेकिन चलता है इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के बीच एंगल कितना होता है? 90। तो W इज़ इक्वल्स टू अगर मैं निकालूँ तो फ़ॉर्मूला होता है FD cos थीटा। तो W इज़ इक्वल्स टू बल लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन थीटा कितना है सर? 90। cos 90 का वैल्यू सर अभी आपने हमें बताया कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है सर? 0 होती है। ये वैल्यू होगी 0। तो जब 0 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो पूरा क्या आएगा? 0। तो क्या सर इसका मतलब ये है कि कुली जब भी वज़न उठा कर के किसी भी डायरेक्शन में चलेगा तो उसका जो वर्क डन होगा वो 0 होगा?
बिल्कुल सही है मेरे भाई। कोई भी कुली जब किसी वज़न को उठा कर के चलता है किसी डायरेक्शन में, तो वज़न उसने ऊपर को उठाया, फ़ोर्स ऊपर को लगा है और डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में। तो उस केस में भी हमारा जो है वो कार्य क्या होगा? 0। अच्छा, इसका एक और केस समझते हैं। आपने देखा होगा किसी गधे को, ठीक है, जब कोई गधा होता है, उस गधे के ऊपर कुछ ना कुछ वज़न रख देते हैं। वो चल रहा होता है इस डायरेक्शन में, लेकिन उस वो वज़न जो है वो नीचे काम कर रहा होता है। उसका वेट होता है, जो फ़ोर्स होता है वो नीचे काम कर रहा होता है, नीचे की तरफ लग रहा होता है उसका वेट, और वो आगे की तरफ चल रहा होता है। अब गधे के ऊपर कोई वज़न रखोगे तो वज़न तो नीचे है, लेकिन वो चल आगे रहा। यानी कि दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो मेरे भाई ध्यान रखना, इस केस में भी कार्य हमारा 0 होगा। तुम सब लोगों के हिसाब से ज़रूर कार्य हो रहा होगा कि सर वज़न लेके चल रहा है, वो तो इतनी दूर लेके गया है, वो थक भी गया है, तो उसने तो कुछ ना कुछ काम करा है। लेकिन नहीं मेरे भाई, फिज़िक्स के अकॉर्डिंग आप देखो, नीचे को उसका बल लग रहा है और इस डायरेक्शन में वो चल रहा है, यानी कि दोनों के बीच एंगल कितना? 90। तो फिर से मैं 90 रखूँगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है? आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट जो है भाई वो समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग इसको अपना करते हैं। तीसरा केस देखो, जब मैंने आपको कुएँ से बाल्टी खींचने वाला बताया था, कि अगर मेरे भाई 1 सेकंड, ठीक है? अगर मेरे भाई ये आप लोग का मान लो कि कोई भी आप लोग की एक बाल्टी थी, ठीक है? ये आपकी कोई भी बाल्टी थी, आप इसको खींच रहे थे। यहाँ पे पुली लगी हुई होगी जिसकी हेल्प से आप लोग इसको खींच रहे होगे। तो आप तो फ़ोर्स लगा रहे थे नीचे, लेकिन ये बाल्टी कहाँ जा रही थी? ऊपर जा रही थी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? डी। तो फ़ोर्स के देखो नीचे को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है। दोनों के बीच एंगल कितना रहेगा आप लोग का? दोनों एक-दूसरे के अपोज़िट है, तो इस केस में एंगल रहता है 180। भाई अपोज़िट, ये वाला हाथ इधर गया, ये वाला हाथ इधर गया, तो दोनों के बीच एंगल कितने का है? 180 डिग्री का, ठीक है? इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 180 का। तो यहाँ पे वर्क डन अगर आप निकालोगे तो फ़ोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। तो एफडी कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? 180। और कोस 180 सर अभी आपने हमें बताया कितना होता है? माइनस। तो एफ इंटू डी, और ये हो जाएगा आप लोग का -1। जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के एफ डी। इसका मतलब क्या है सर? यहाँ पे तो वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। क्या सर कार्य नेगेटिव भी हो सकता है क्या? क्या कार्य माइनस का भी हो सकता है क्या? तो मेरे भाई बिल्कुल हो सकता है। जब बल अलग डायरेक्शन में लगे और डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो, यानी कि बल नीचे को लग रहा है और विस्थापन ऊपर को हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा मेरा? इस कंडीशन में जो है कार्य मेरा जो होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है? जब बल की दिशा में, ध्यान रखना, कब कार्य धनात्मक कब ऋणात्मक होता है। बल की दिशा में कोई वस्तु चलेगी तो कार्य धनात्मक होगा, बल के विपरीत दिशा में चलेगी तो कार्य जो होगा ऋणात्मक होगा, और अगर एक ही जगह वस्तु खड़ी रहेगी तो उस समय कार्य 0 होगा। और मेरे भाई अगर बल की दिशा और उसके वस्तु के चलने की दिशा में अगर 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, तो भी मेरा कार्य क्या होगा? 0 होगा। तो जितने भी कार्य के सिनेरियो थे वो सारे मैंने आपको समझा दिए। इससे अलग आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। किसी वस्तु पे कितने का बल लगाया था उसने? तो आप कहेंगे सर बल लगाया उसने 20 न्यूटन का। ठीक है। कितने मीटर चला वो? तो आप कहेंगे सर 2 मीटर वो चला है। उसने कार्य कितना करा है सर? तो उसने कार्य करा है 20 जूल का। ठीक है। तो हमें थीटा बताना है कि किस एंगल पे वो वस्तु हमारी चल रही है। किस कोण पे वस्तु हमारी चल रही है। यानी कि कुछ ये वाला सिनेरियो हो गया। ये फ़ोर्स लगाया हमने 20 न्यूटन का, वस्तु चल के हमारी पहुँच गई 2 मीटर, 2 मीटर चलने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमने जो है वो कितना काम करा है? 20 जूल का काम करा है। तो हमें ये बताओ कि आपने जो धागा बाँधा हुआ था, इस पे वो कितने डिग्री के कोण पे बाँधा हुआ था? ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा है हमारे पास, डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू कितना होता है सर? एफ डी कोस थीटा होता है। तो डब्ल्यू कितना है सर? 20 है। एफ की वैल्यू कितनी है सर? 20 है। डी की वैल्यू कितनी है सर? 2 है। थीटा हमें बताना है सर। कैसे निकालेंगे? तो 20 से 20 कट जाएगा एक बार, तो कितना आ जाएगा? 1 इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर कहाँ जाएगा? डिवाइड में। कितना हो गया? कोस थीटा। अभी मैंने आपको बताया था जैसे कोस 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। कोस 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। कोस 180 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। ऐसे ही मेरे भाई ध्यान रखना कि कोस 60 की वैल्यू जो होती है ना वो 1/2 होती है। ये अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो आपको बड़े अच्छे से चीज़ें आती होंगी। तो इसका मतलब मेरे पास अगर मैं सोल्व करूँ तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई? कोस 60 की। इज़ इक्वल्स टू कितना आ गया? कोस थीटा। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो कोस से कोस कैंसल कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो थीटा इज़ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 60। यानी कि आपने जो धागा या रस्सी बाँधी हुई थी ना मेरे भाई, वो 60 डिग्री के एंगल पे बाँधी हुई थी, 60 डिग्री के एंगल पे बाँधी हुई थी। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में टाइम तो लगा होगा, बट मैंने पूरी कोशिश करी है यार आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अगर एक बार समझ लोगे फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखो, ये एक क्वेश्चन है, एक्चुअली में वर्क एनर्जी थ्योरम का ये क्वेश्चन है। इसको देखो आप क्या बोल रहा है। एक पोर्टर है,
ज़मीन से 12 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। हमें ये बताना है कि उसने जो है वो कितना कार्य करा, ये आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई? 12 किलोग्राम का सामान था, ज़मीन से उसने 1.5 मीटर जो है वो ऊपर उठाया है और उठाने के बाद जो है वो हमको बताना है कि कितना कार्य उसने करा। ये आपको बताना है कि कितना कार्य उसने करा है। अब देखो, आप समझो, अब हमें पता है सर W इज़ इक्वल्स टू होता है फ़ोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। ये आपने हमको बताया हुआ है, कोस थीटा। ये हमको बताया हुआ है, ठीक है सर। अगर ये हमारे पास W इक्वल्स टू एफ डी कोस थीटा होता है, ना तो सर हमें यहाँ पे फोर्स पता है कहीं भी, बिल्कुल सही बात है भाई। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं आप लोग कि उसने जो है वो कितना ऊपर उठाया है उसको, 1.5 मीटर जो है वो ऊपर उठाया हुआ है। और जी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, जी की वैल्यू हमें जो दी हुई है वो 10 दी हुई है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ना तो सर हमें एफ पता है, ना हमें थीटा पता है, तो हम लोग वर्क डन कैसे निकालें? तो देखो मेरे भाई, एक थ्योरम होती है, अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो ध्यान रखना, वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी इसके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एनर्जी दोगे तो वो क्या करेगी, काम करेगा। कोई भी सिस्टम, अगर आप उस सिस्टम को जो है वो एनर्जी दोगे तो वो सिस्टम बदले में क्या करेगा, काम करेगा। जैसे कार है, कार को आप फ्यूल दोगे तो फ्यूल देने के बाद क्या है, वो आप लोग का काम करके देगा, यानी कि कार आगे चलेगी। जब तक उसके अंदर फ्यूल नहीं डालोगे वो चीज़ आगे नहीं चलेगी। मतलब कार्य असर किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है सर, कुछ लोग हमें ऐसे भी बताते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझाते हैं कि सर एनर्जी की जो यूनिट होती है वो किसके इक्वल होती है, जूल के। और कार्य की जो यूनिट होती है वो भी किसके इक्वल होती है, जूल के। कि दोनों जूल के इक्वल हैं तो दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। तो यानी कि कार्य ही किसको बताएगा, ऊर्जा को बताएगा। तो वो भी बताना कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन रियल कॉन्सेप्ट जो है वो कार्य ऊर्जा प्रमेय का है। कार्य ऊर्जा प्रमेय इसको हम लोग हिंदी में अपना बोलते हैं कि जितनी एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, जब किसी सिस्टम पे आप काम कर रहे हो। 2 चीज़ें होती हैं, वर्क ऑन सिस्टम होता है, वर्क बाय सिस्टम होता है। यानी कि जब किसी सिस्टम पे काम कर रहे हो या किसी सिस्टम से काम ले रहे हो, तो उस केस में हम लोग जो है अपना वो इसको यूज़ करते हैं। अब सर यहाँ क्या करें हम लोग? तो मेरे भाई, आपने ऊर्जा का कॉन्सेप्ट सुना होगा कि कुल ऊर्जा जो होती है, अगर हम लोग अपना 9th क्लास के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएँ, तो कुल ऊर्जा जो होती है वो हमारे पास होती है गतिज ऊर्जा, ठीक है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब ये क्या है सर? इंग्लिश वाले देखो, टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर मेरे भाई। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो हमारा काइनेटिक एनर्जी को शो करेगा, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से या किसी रेफरेंस एक्सिस से किसी हाइट पे होगा या किसी पोजीशन में होगा, उसकी जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो होगी एम जी एच। तो ये मेरे पास फ़ॉर्मूला होता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी उसका फ़ॉर्मूला mgh होता है, इसकी भी जो यूनिट होगी मेरे पास मेरे भाई वो जूल होगी, और इसकी भी जो यूनिट होगी वो मेरे पास क्या होगी, जूल होगी। ठीक है? अब मैं इससे क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कार्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, ऊर्जा के। और मेरे पास ऊर्जा का एक ऐसा फ़ॉर्मूला है, जो मेरी स्थितिज ऊर्जा होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो mgh होती है, इसमें मेरे पास m भी है, इसमें मेरे पास g भी है और इसमें मेरे पास h भी है। यानी कि हर वो चीज़ है जो मुझे इस क्वेश्चन में कार्य निकालने के लिए चाहिए। और मुझे पता है कि कार्य किसके इक्वल होता है, ऊर्जा के इक्वल होता है। यानी कि कार्य जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो ऊर्जा के इक्वल होता है। और ऊर्जा का मेरे भाई एक फ़ॉर्मूला mgh भी होता है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये भी मेरे पास एक कार्य का फ़ॉर्मूला है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। एम की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है? तो आप बोलेंगे 12 दी हुई है सर। जी की वैल्यू कितनी है सर? 10 है। और एच की वैल्यू मेरे भाई कितनी है? तो एच की वैल्यू 1.5 है। ठीक है? तो जब इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएँगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। और ये मेरा कैंसल आउट हो गया। 12 पंजे कितना हो गया? 60। कैरी कितना हो गया? 6। 12 गुना 12, 12 और 6 कितने हो गए? 18। यानी कि 180 जूल मेरे पास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। जो थोड़ा-सा और एडवांस बच्चा है, जो और सोचना चाह रहा है मेरे भाई इसके बारे में, मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है? अगर कोई थोड़ा-सा और ज़्यादा जो है इसके बारे में सोचना चाह रहा है तो वो भी देख लो। जो वर्क डन का फ़ॉर्मूला था ना, एफ डी कोस थीटा, ठीक है? अब इस थीटा को हटा दो यहाँ से 1 मिनट के लिए, तो एफ डी ले लो बस। अब आपको पता है ये फ़ोर्स है, और फ़ोर्स क्या होता है, 2 फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला होता है एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन सर ये फ़ॉर्मूला तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिज़ॉन्टल प्लेन पे क्षैतिज दिशा में कोई चल रही हो, इस तरीके से कोई वस्तु चल रही हो। जब कोई वस्तु मेरी ऊपर या नीचे चलती है, वस्तु ऊपर जाए या नीचे जाए, तो इस केस में यही फ़ोर्स हो जाता है mg, क्योंकि वहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करती है।
तो इसकी जगह पर जो है ना आप mg भी रख सकते हो और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है जिसको आप d रहने दो या h रहने दो। तो मास कितना गिवन था 20, g कितना होता है 10, किस वस्तु को कितना उठाया उसने 1.5, तो सोल्व करोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 जूल। ठीक है, ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते हो। मैंने आपको डिटेल कॉन्सेप्ट भी दिया है और ये भी एक इसको करने का तरीका है। ठीक है, जैसे आप चाहो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इस क्वेश्चन को जो है अपना बना सकते हो। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट आ जाओ। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है। मैं कह रहा है यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य जो है उसका 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल बताना है आप लोग को कितना है, कि उस पर कितना बल लगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सर, अभी आपने हमें इतने टाइम से समझा रहे हैं कि जो कार्य होता है वो कितना होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन। तो कार्य हमारे पास कितना है सर, तो 20,000 जूल है। ठीक है, बल हमको बताना है सर कितना बल हमने लगाया, विस्थापन कितना है सर, तो विस्थापन जो हमने कराया उसको 4000 विस्थापित किया है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। तो बल कितना आ जाएगा भाई 5 न्यूटन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा देखो। ठीक, ठीक है, ये कुल ऊर्जा का कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बता चुका हूँ कि कुल ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के इक्वल आप लोग की होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी बता चुका हूँ कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा उसका फॉर्मूला भी बता चुका हूँ। ठीक है, जब आप किसी आपने गुलेल देखी होगी, जब गुलेल को आप इस तरीके से खींचते हो, तो जब आपने उसको खींच के रखा हुआ है तब तक आप उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे ही उसको रिलीज करोगे तो उसके अंदर जो है आप लोग की वो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि गतिज ऊर्जा है। वैसे ही आप लोग का धनुष और बाण में भी होता है, जब आपने धनु उसको तीर को जब खींच के रखते हो धनुष के अंदर, तो जब तक आपने उसको खींच के रखा हुआ है, जब नॉर्मल था तो न्यूट्रल कंडीशन थी, लेकिन जब आपने उसको खींचा तो उसके अंदर आ गई स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो छोड़ने के बाद वो चलना शुरू करेगा तीर, तो उसके अंदर आ गई गतिज ऊर्जा। तो देखो यहाँ वेलोसिटी आ रही है ना, वेग आ रहा है, तो यही इस चीज़ को बता रहा है कि ये आप लोग की जो है कि यहाँ पर वस्तु चल रही है, तो वस्तु चल रही है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा। ये एच है, एच का मतलब है कि आपने उसको किसी हाइट पे, किसी डिस्टेंस पे उसने आपको होल्ड करके रखा हुआ है, किसी एच हाइट पे आपने उसको पकड़ के रखा हुआ है, किसी एच डिस्टेंस पे आपने उसको पकड़ के रखा हुआ है, तो उसके अंदर जो है आप लोग की वो कौन सी है, वो आपकी स्थितिज ऊर्जा है। मेरे भाई लाइट जो है वो जा चुकी है, बट कोई नहीं, आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। इस क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसका ले आएंगे। बट आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताना। देखो थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिटेल में गई हैं चीज़ें, पर भाई एक बार कर लोगे ना तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप क्वेश्चन बना लोगे। अब वर्क के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे आप फंसने की ज़रूरत है, कोई भी क्वेश्चन बनाना हो जाएगा आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।